रेलवे आम इंसान के लिए सफर करने का एक आसान और किफायती तरीका। इंडियन रेलवेज की पूरे देश भर में फैले इस नेटवर्क से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। लेकिन आम आदमी का यह सफर अगर सुरक्षित ना रहा तो हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजीव भी ठीक है। कल सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। माँ, मैं चाय लेकर आता हूँ। जल्दी आना, देर मत करना। ओके माँ, अभी आया। हाँ जी, हम जाएंगे ना शाम को। ओके। ये राजीव कहाँ रह गया है? फोन भी नहीं लग रहा है। ना बहन जी, मेरा बेटा नीचे गया, वापस आया ही नहीं। ट्रेन चालू हो गई है, भगवान। राजीव, एक मिनट भाई साहब। राजीव घोष, उम्र 28 साल, एक यंग बिजनेसमैन, अपने माताजी के साथ ट्रेन में बैठे थे। बीच सफर में किसी रेलवे स्टेशन पर कुछ काम से उतरे जरूर थे, लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं। उनकी मां ने उन्हें तलाशने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनका आज तक पता नहीं चला है। वो कहां है, किस हाल में है, जिंदा है या कुछ भी पता नहीं चला। पिछले कुछ सालों में चलती ट्रेन से या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म से लोगों के लापता होने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार हर साल इस प्रकार के लगभग 250 से 300 केसेस रेलवे पुलिस के पास दर्ज किए जाते हैं। लेकिन अखबार में छपे इन आर्टिकल को पढ़कर लोग इन घटनाओं को भूल भी जाते हैं। अखबार के कोने में छपे उस आर्टिकल को पढ़कर हम कभी ये नहीं सोचते कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। अरे जीते रहो बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना बाबा। और बेटा, खाना ठीक से खा लेना। और ये बड़ी वाली बैग है ना, उसके साइड में अचार की बरनी रखिए। और अगले हफ्ते आशीष आ रहा है, उसके पास भी कुछ बढ़िया। बेटा हमारा पीएचडी करने जा रहा है, खाना खाने नहीं जा रहा है। वैसे थोड़ी पढ़ाई भी कर लेना। हाँ, अब खाना भी खा लेना, वरना तुम्हारी माँ मेरी जान खा जाएगी। बेटा जल्दी जाके जल्दी वापस आओ, वरना इन दोनों की नोक झोंक में ना मेरी तो खिचड़ी पक जाएगी। काका, वैसे आप सबके बिना मेरा भी कहाँ मन लगने वाला है वहाँ। और याद रखो बेटा, वहाँ तुम्हें लेने आशीष जरूर आएगा। ओके बाबा। और बेटा पहुँचते तुरंत फोन कर देना। जी अब चलता हूँ। बेटा जल्दी जाओ। चो। 9 अगस्त 2012 में भारत के एक नॉर्थ ईस्ट स्टेशन से सौरभ को उसका परिवार कॉलेज के लिए दूसरे शहर में विदा कर रहा था। सौरभ ने फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, अब अपनी पीएचडी करने जा रहा था। लेकिन किसे पता था कि इस सफर में तकदीर ने उसके साथ क्या खेल रचा है। हेलो बाबा, सौरभ बोल रहा हूँ। अरे सौरभ बेटा, कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? बाबा, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई? बाबा, कोई 2 लोग मेरा बैग लेकर भाग गए हैं। क्या? हाँ बाबा, बट यू डोंट वरी, यहाँ की पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाने वाला हूँ। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम बस चुपचाप ट्रेन में बैठो, समझे ना? लेकिन बाबा। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। तुम वहाँ किसी को नहीं जानते बेटा, तुम्हारा लैपटॉप ही गया ना, नहीं आ जाएगा। तुम बस ट्रेन में बैठो, दिल्ली पहुंचो। ठीक है बाबा। ठीक है। क्या हुआ सुब्रत, अभी तक फोन नहीं लगा उसका? नहीं। आपने उसे कहा तो था ना कि गाड़ी में वापस बैठ जाए। अरे हाँ मालती, कहा था मैंने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादा बहुत ही परेशान मत हो सकता है उसका मोबाइल नेटवर्क पे ना हो, या ये भी हो सकता है उसकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो। थोड़ी देर के बाद फिर से ट्राई करेंगे। भगवान उसकी रक्षा करे। बहुत ही आप चिंता मत करो, कल वो दिल्ली पहुंच रहा ना, हम आशीष को अभी फोन करते हैं कि जैसे ही सौरभ वहां पहुंचे हमें फौरन फोन करे।
काका, मैं आशीष बोल रहा हूँ। हाँ आशीष बेटा, सौरभ पहुंच गया था तुम्हारे पास? नहीं काका, काका मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसकी ट्रेन तो आ गई लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा काका। ऐसे कैसे नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें ठीक से नहीं देखा होगा बेटा, ठीक से देखो। काका मैंने उसे सब जगह ढूंढा, मैं उसके होटल तक गया आपसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं काका। और काका उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। काका मैं फिर से होटल जाता हूँ, उसे चेक करता हूँ और आपको फोन करता हूँ काका। हाँ बेटा जल्दी जाओ और मुझे फोन जरूर करना। जी जी काका। काका आशीष ने वो कहता है कि सौरभ दिल्ली पहुंचे ही नहीं। क्या? फिर कहाँ गया मेरा बेटा? हाँ? आप कुछ भी कीजिए, मेरे बेटे का पता लगाइए। जाइए जाइए आप जाइए। सुब्रत प्लीज, अब तू भी कुछ करो, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। दादा उसे ढूंढे तो आखिर कहाँ ढूंढे? सौरभ दास अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिससे घर वालों को बड़ी उम्मीद थी कि आगे चलकर वो पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा, जिसे कल ही उसके परिवार ने ट्रेन में विदा किया था। उसके बाद उसका किसी बीच के स्टेशन से फोन आता है। अचानक से वो एकदम से गायब हो जाता है और उसके बाद अचानक उसका मोबाइल फोन भी बंद हो जाता है। वो कहाँ है, किस हाल में, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? यही बात सौरभ के माता पिता को खाए जा रही है। आखिर कहाँ गया था सौरभ? पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। आज तक कभी अपनी नजर से उसे दूर नहीं भेजा था मैंने। मुझे तो उसे भेजते वक्त ही डर लग रहा था। पता नहीं मैंने उसे क्यों भेजा उसे मैंने क्यों भेजा। देखो देखो बाल्टी, मेरी बात सुनो। मुझे पूरा यकीन है हमारा सौरभ जहां भी होगा ना, वो सही सलामत होगा। कुछ नहीं होगा हमारे सौरभ को, कुछ नहीं हो सकता उसे। वो जहां भी होगा ना, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। काकी माँ, आप रोना बंद कीजिए। काका मैं लगभग 3.5 घंटे से सौरभ का स्टेशन पे इंतजार कर रहा था। माना स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, मैं उसे देख नहीं पाया, वो मुझे देख नहीं पाया। हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन कम से कम सौरभ को अपने होटल तो जाना चाहिए था ना। ये बात भी सही है। दादा जब सौरभ का फोन आया था आपके पास, तो एग्जैक्टली कौन से स्टेशन पर था वो? शिकारपुर नाम का कोई स्टेशन था बेटा। काका आपको ठीक से याद है कि वो जगह का नाम शिकारपुर ही था? हाँ बेटा, और मैंने उससे ये भी कहा था कि वो तुरंत गाड़ी में बैठ जाए। काका लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सौरभ गाड़ी में बैठा ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, हम तो सिर्फ एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लेकिन सबसे पहले हमें शिकारपुर स्टेशन के नंबर ढूंढना होगा। मैं देखता हूँ। मिल गया नंबर, मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो सर, मैं आशीष दास बोल रहा हूँ सर। मेरा भाई सर सौरभ दास, वो सर कल असम एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहा था सर। कल से सर उसको कोई पता नहीं चल रहा सर। अगर आप प्लीज हमारी मदद करें तो। देखिए सर, रोजाना इस स्टेशन पे सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। अब हम किस का हिसाब रखेंगे? आप एक काम कीजिए, शिकारपुर पुलिस थाने में बात कीजिए। क्या नाम बताया? सौरभ दास। इस नाम का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। आप एक काम कीजिए, रेलवे पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट कीजिए। ओके जी। हेलो हेलो, शिकारपुर रेलवे स्टेशन। बोलिए। सौरभ दास? नहीं, इस नाम के आदमी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं जरूर प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। आप शिकारपुर पुलिस थाने में फोन कीजिए। कोई कुछ बता ही नहीं रहा, सब लोग एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं।
में करिए, मेरे सौरभ को लाइए। धीरज रखो मालती, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा सौरभ चाहिए। आशीष, हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है। सौरभ के पिताजी किशोर भाई दास ने भी अपने करीबी पुलिस स्टेशन में अपने लापता बेटे सौरभ का एफआईआर दर्ज करवाया, तो बाद में उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया गया जहां से वो गायब हुआ। लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज करवा के कोई फायदा नहीं। ये बात किशोर दास, सुब्रत और आशीष अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन तीनों ने उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां से सौरभ गायब हुआ। मालती, अब तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि तुम चिंता मत करो। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अब हम लोग जा रहे हैं वहां पर और अपने बेटे को लिए बिना वापस नहीं आएंगे। तुम बस अपना ख्याल रखो मालती। पता नहीं किसकी नजर लगी मेरे बेटे को, आखिर उसने किसी का क्या बुरा किया था। काकी माँ, काकी आप प्लीज रोना बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा हमारे सौरभ को, वो बस गुम हो गया। काकी माँ देखिए, हम सब जा रहे हैं ना उसे लेने के लिए, हम उसे आपके पास पक्का लेकर आएंगे। धीरज रखो मालती, चलो मैं चलो। देखिए किशोर भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका बेटा जरूर मिलेगा। अगर आपका बेटा इस गांव में है तो हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। देखिए यादव साहब, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा इसी गांव में है। आखिरी बार जब मेरी उससे फोन पे बात हुई थी तो उसने मुझसे यही कहा था। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ की पूरी पुलिस आपके साथ है। अरे वर्मा, यहाँ आओ। इनकी एफआईआर कॉपी पुलिस स्टेशन से यहाँ मंगाओ और यहाँ के सारे ठिकाने अच्छी तरह छान मारो। और हाँ, अपने जितने भी खबरी है सबको काम पर लगाओ। इनका बेटा 24 घंटे के अंदर इनके पास होना चाहिए, समझे? ओके सर। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। अरे इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है, ये तो हम पुलिस वालों की ड्यूटी है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपने कहा था जब आपके बेटे से फोन पर लास्ट टाइम बात हुई थी तो उसने आपके साथ कोई फोन पे चोरी का जिक्र किया था, जरा वो बात मुझे फिर से बताएंगे? हाँ साहब। बाबा, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या होगी? बाबा, कोई दो लोग मेरा बैग लेकर भाग गए हैं। क्या? हाँ बाबा, बट यू डोंट वरी, मैं यहाँ की पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाने वाला हूँ। बेटा तुम्हारा लैपटॉप ही गया ना, नहीं आ जाएगा। तुम बस ट्रेन में बैठो, दिल्ली पहुंचो। ठीक है बाबा। वहां पर मौजूद ड्यूटी पर जो टीटी था उससे भी कंप्लेंट की मेरे बेटे ने, लेकिन उस टीटी ने उसकी मदद नहीं की। ठीक है सर। श्रीवास्तव, यहाँ आओ। 9 अगस्त प्रेस की सारी डिटेल रेलवे से मंगाओ और उस वक्त ऑन ड्यूटी कौन टीटी वहां पर था उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, जल्दी करो। ये देखिए। हाँ साहब, ये लड़का था परसों की ट्रेन में, उसका कुछ और पैसेंजर के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा नहीं हुआ था जनाब, उस दिन इस लड़के का बैग चोरी हुआ था। जरा अपने दिमाग पे जोर दीजिए और अच्छी तरह सोचकर बताइए कि उस दिन इस लड़के के साथ क्या हुआ था। बताइए। टीटी साहब, एक मिनट भाई। टीटी साहब, मेरी बात तो सुनिए। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या तकलीफ है तुम्हारी? मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। बोलो क्या है? देखिए, कुछ लोग जबरदस्ती मेरी सीट पर आकर बैठे। कितने लोग? 2 लोग। अरे भाई, 3 लोग बड़े आराम से इस बर्थ के ऊपर बैठ सकते हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं? ये क्या बात हुई सर? मैंने पूरे बर्थ के पैसे दिए। ये रिजर्वेशन है मेरे नाम पर, ऐसे कैसे कोई भी आकर जबरदस्ती बैठ सकता है? ठीक है, लेकिन झगड़ा मत करो। अब मैं कहाँ अपना ध्यान रखूँ? बैठ जाओ जाके। ये आपकी ड्यूटी है सर। डोंट टीच मी माई ड्यूटी, ओके? अगर तुम्हें भीड़ से इतनी तकलीफ है ना तो जाओ प्लेन में सफर करो। चले जाते हैं। कहाँ से? मुझे कुछ मालूम नहीं उसके बाद क्या हुआ। हाँ सर, उस लड़के के जो पड़ोस में दूसरा बर्थ में बैठा था ना, उस लड़के ने मुझे बताया कि वो अगले स्टेशन पर गुंडों के पीछे उतर गए। मैं पूछता हूँ, आपने मेरे बेटे की मदद क्यों नहीं की? अगर तुमने मेरे बेटे की मदद की होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। मैं कहता हूँ, अगर मदद नहीं कर सकते तो ड्यूटी क्यों करते हो? जो करते हो ड्यूटी। क्या कर रहे हैं किशोर भाई? संभालिए अपने आप को। शांत हो जाइए प्लीज, संभालिए अपना। प्लीज काका जाने दीजिएगा। चाय वाले ने सौरभ की तस्वीर पहचान ली है। क्या? चलो काका चलिए, आइए पापा। हाँ साहब, ये वही लड़का है जो उस दिन मेरे पास आया था। बहुत परेशान दिख रहा था। इधर से उसने मेरे से पानी भी मांगा था, मोबाइल से फोन भी किया था।
शायद घर वालों से बातें कर रहा था। हाँ हाँ यादव साहब, उसने मुझे फोन किया था, मुझसे बात भी हुई थी उसकी, लेकिन उसके बाद क्या, कहाँ गया वो यहाँ से? यहाँ से पता नहीं साहब। डरो नहीं, जो भी तुमने यहाँ पर देखा वो सब सच सच बता। बोलता हूँ साहब, सब बोलता हूँ। चोर चोर, कोई पकड़ा इनको। सर मेरी हेल्प कीजिए सर, कोई दो लोग मेरा बैग लेकर भाग गए हैं। वहां देखिए सर, दो लोग और खड़े मेरा पीछा कर रहे हैं सर। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब मिले हुए हैं। प्लीज सर मेरी मदद कीजिए प्लीज। कहाँ खींच पीछे लगा रखी है भाई? जाओ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ, फिर देखते क्या करना। लेकिन सर तब तक तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। वही तो हम भी कह रहे हैं भैया, ट्रेन छूट जाएगी। काहे झमेले में पड़ते हो भैया? जाओ जाकर ट्रेन में बैठो। जब आप समझ नहीं रहे, उनके दो साथी मेरा बैग लेकर गए। मेरा लैपटॉप था उसमें, मेरा कैमरा था। कमाल करते हो यार तुम लोग, काहे इतना ज्यादा सामान लेकर यात्रा करते? तुम्हारे ऊपर फैसला है, या करिए तो ट्रेन में बैठो, नहीं तो जाके रिपोर्ट दर्ज कराओ। चलिए यार। भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ लीजिए साहब। जाओ हवलदार को यहाँ पर लेकर आओ। सौरभ की तलाश की ये आखिरी कड़ी थी। किसके पीछे भागा होगा सौरभ? देखो भैया, जो कुछ भी याद है सब बता दो। हो सकता है कुछ छोटी सी बात भी हमारी मदद कर जाए। माँ कसम कुछ भी नहीं पता साहब, जो कुछ भी देखा बस यही देखा। पहले की गुत्थी तो और भी उलझती जा रही है। आ गया साहब। देखो इस लड़के को, उस दिन इस लड़के ने तुमसे मदद की गुहार लगाई थी, तुमने इसकी मदद क्यों नहीं की? बोलो। अगर मेरे बेटे की मदद की होती तुमने, तो शायद आज मेरा बेटा मेरे पास होता। मेरी क्या गलती है साहब? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, यही तुम्हारी गलती है। आखिर क्या हुआ था सौरभ के साथ? कौन थे वो लोग जिन्होंने उसका बैग छीना था? कई सवाल खड़े हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस वक्त उस टीटी ने या फिर उस पुलिस कांस्टेबल ने उसकी मदद क्यों नहीं की, जबकि ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा था। दोनों ने भी अपनी जिम्मेदारी को झटक दिया। इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन था? वो लोग जो सौरभ का बैग छीनकर भागे थे, या फिर वो जिनके पास पावर था, ऑथोरिटी थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। इन सारे सवालों में सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर सौरभ कहां था, क्या हो रहा था उसके साथ। पुलिस भी इस केस को लेकर बिल्कुल ब्लैंक। सौरभ के तलाश की दिशा वो तय नहीं कर पा रही, क्योंकि हर अपराध के पीछे एक मोटिव, एक वजह होती है, लेकिन इस अपराध में क्रिमिनल का मोटिव भी तय नहीं हो पा रहा। सौरभ को लापता हुए 4 दिन गुजर चुके थे। अब तक उसके घर वालों को किसी भी गैंग का फिरौती के लिए भी कॉल नहीं आया। ऐसी सिचुएशन में पुलिस का सिर्फ एक ही सहारा है, सौरभ का मोबाइल फोन, जो पिछले 4 दिनों से स्विच ऑफ। लेकिन 4 दिन बाद पुलिस के पास एक खबर आई, सौरभ का मोबाइल फोन कुछ ही समय के लिए ऑन हुआ और उसके मोबाइल टावर लोकेशन की मदद से उस जगह का भी पता चला। आइए किशोर दास, कल रात को सौरभ का मोबाइल ऑन हुआ था, सिर्फ कुछ समय के लिए, लेकिन हमने उस मोबाइल टावर की लोकेशन फाइंड आउट कर ली है। कौन सी जगह पर है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। हम लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। आप में से किसी को हमारे साथ आना होगा। क्या आप तीनों आपके साथ चल सकते हैं? Why not? चलिए। जयराम जी के यादव जी, और कैसे आना हुआ? मिश्रा जी जरा ये फोटो देखिए, इस लड़के को आपने यहाँ कहीं गांव में आसपास में कहीं देखा है? मिश्रा जी ये लड़का अपने रेलवे स्टेशन से 4 दिन हो गए गायब हुआ है। बेचारा दिमाग से थोड़ा कमजोर है।
मैंने सोचा बेचारा शायद भटकते हुए अपने इस गांव में आ गया हो। जरूर यादव जी, दिखाई देगा तो खबर कर देंगे। जरूर खबर करना मिश्रा जी, फायदे में रहोगे। सरकार ने इस लड़के की खबर देने वालों को 20,000 रुपए का इनाम रखा है। चलता हूँ। माफ कीजिएगा एसपी साहब, लेकिन ये क्या कहने की जरूरत थी कि मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे कुछ नहीं हुआ। आपका बेटा एकदम ठीक ठाक है, ये हम भी समझ रहे हैं किशोर भाई। दरअसल हम किडनैपर्स को ये गलत फहमी में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो ये माने कि हमें इस केस में किडनैपिंग का कोई शक नहीं है। केस को सिर्फ और सिर्फ मिसिंग केस के तौर पर देख रहे हैं। एक बात बताइए एसपी साहब, अगर वो वाकई किडनैपर्स हैं तो फिरौती के लिए मुझे क्या, मेरे घर पर कोई फोन क्यों नहीं आया? बताइए आप। हो सकता है किडनैपर्स मामला ठंडा होने तक का इंतजार करते हो, और विश्वास करिए हमारी हर हरकत पर नजर है। आपका बेटा सही सलामत आपके पास आ जाएगा। एसपी साहब, इसी विश्वास पे तो उम्मीद लगाए बैठा हूं मैं, लेकिन अब तक आपके पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ नहीं किया। माफ करना। हमें आप सिर्फ 2 दिन दीजिए, आपका बेटा 2 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। लेकिन पुलिस का यह दावा बिल्कुल ही खोखला नहीं, क्योंकि दूसरे दिन ही वहां के लोकल न्यूज़पेपर में पुलिस की पूरी स्ट्रैटेजी छप चुकी है। सौरव के पिताजी सुब्रत और आशीष इस बात को लेकर काफी अपसेट भी हुए, क्योंकि इस खबर की वजह से सौरव को अगवा करने वाले क्रिमिनल्स के सतर्क होने की संभावना बढ़ सकती है और उसकी जान को खतरा भी। और उनकी शंका बिल्कुल सही नहीं। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में कॉल आया और उसने इस केस का तख्ता पलट कर रख दिया। सौरव के चिता की अग्नि कुछ दिन बाद ठंडी हुई। लगभग 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। सौरव के घर वाले, रिश्तेदार और दोस्तों के बीच पुलिस के लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस या किसी भी अथॉरिटी के पास इनके कोई भी सवालों का कोई भी जवाब नहीं। आखिर क्या हुआ था सौरव के साथ? कौन थे ये क्रिमिनल जिन्होंने इतनी बेरहमी से सौरव की हत्या कर दी? सब लोग यहाँ मेरे बेटे सौरभ के लिए प्रार्थना करने आए हैं। आप सबका आभारी हूं। आज 15 दिन बीत गए, पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं नहीं जानता इसकी वजह क्या है, और ना मैं जानना चाहता हूं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरे बेटे के हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे लोग कहते हैं कि ये सब करने से क्या फायदा? आपका बेटा तो क्या, और मैं ये भी जानता हूं कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम किसी और के बेटे की जान तो बचा सकता हूं मैं। जब भी अपना चेहरा आईने में देखूं, कम से कम अपनी आंखों से आंखें मिला तो सकता हूं। अपना चेहरा देखकर मुझे शर्म तो महसूस नहीं होगी। मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अभी की रास्ता है। एमएलए साहब, देखिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। अगर सही वक्त पे मदद मिलती तो शायद सौरभ की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उसके कातिलों को सजा मिलना जरूरी है और मैं अपने लेवल पर पूरी कोशिश करूंगा। विधायक जी, आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, आप किसी भी तरह सीबीआई की जांच कर रहे हैं इस मामले में, तभी सारा सत्य बाहर निकले। इस मामले की सीबीआई जांच हो, इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो, हाँ जी, मैं किशोर दास बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी 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 जी, ठीक है। किसका फोन है? वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या बोल रहे थे वो? हमारे सौरभ के हत्यारे पकड़े गए। मालती, सर, इसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। सर, बता साहब को सारी सच्चाई क्या है। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। उस लड़के को हमने ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था साहब। उसके पास 40,000 रुपए थे। हमने उससे बैग छीना और भाग गए साहब। वो हमारा पीछा कर रहा था। फिर हमने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोचा उसके घर वालों से और पैसे मंगाएंगे साहब। और बताता हूँ साहब। बाद में पुलिस की तलाशी की खबर सुन के बहुत डर गया था साहब, और कोई भी ग्रुप उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए हमने उसे बाहर डाला साहब, उसे बाहर डाला। वाह एसपी साहब, वाह, मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी आप लोगों को। क्या बढ़िया नाटक रचाया आपने। नाटक? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूँ एसपी साहब, राम सिंह नाम का जो क्रिमिनल आपने पकड़ा है वो मेरे बेटे का कातिल है नहीं, क्योंकि आप असली कातिल को पकड़ नहीं पाए। आप इस भाड़े के टट्टू को पकड़ के लाए, है ना? आप क्या बोल रहे हैं? आप जानते भी हैं। आपका कहने का मतलब है कि ये सब हमारा नाटक है? आप नहीं जानते साहब, आपकी वजह से हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ी हुई है। हाँ, और बची कुछ इज्जत बचाने के लिए आपने ये खेल खेला है, लेकिन माफ कीजिएगा, इस खेल में मजा नहीं आया एसपी साहब। देखिए किशोर भाई, हम आपके साथ शराफत से पेश आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल हैं। जब से आप कुछ भी बोले जा रहे हैं और हम आपकी कोई भी बात सुन रहे हैं। शांत हो जाइए आप यादव साहब। इतना गुस्सा करने से पहले इतना याद रखिएगा, कल को कोर्ट में जाकर ऐसे ही सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके इस राम सिंह ने गवाही दी है कि 40,000 रुपए देखे हैं उसने मेरे बेटे के पास, लेकिन ये गलत बात है, सरासर झूठ है। आज के जमाने में इतना कैश लेकर कौन चलता है? मैंने खुद अपने बेटे को सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। हाँ, डेबिट कार्ड था उसके पास, लेकिन उसके अकाउंट से इतना सारा पैसा निकालने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात, अगर उन्होंने मेरे बेटे से 40,000 लूटने का प्लान बनाया था और मान लीजिए वो कामयाब भी हो गए, तो मेरे बेटे को अगवा करने की क्या जरूरत थी, बताइए आप? और अगर अगवा कर भी लिया तो फिरौती की रकम मांगने के लिए कम से कम एक तो फोन करते मुझे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई फोन नहीं किया मुझे। बस कीजिए एसपी साहब, बहुत हो गया आप लोगों का ये ड्रामा। अब मुझे आप पर और आपकी कोशिशों पर से भरोसा उठ चुका है। एक बात तो तय है एसपी साहब, या तो आप असली मुजरिम तक पहुंच नहीं पाए, या फिर इस नाटक की आड़ में आप असली मुजरिम को बचा लें। और ताज जिंदगी में ऐसा होने नहीं दूंगा एसपी साहब। मैं इस मामले के सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा और देख लूंगा मैं आपको बाद में। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं और कैसे करूं। उन जालिमों ने मेरे बेटे को इस कदर मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी लाश में, और पुलिस है कि हमारी मदद करने के बजाय उन गुनहगारों को बचाने के चक्कर में उन मुजरिमों को छुपा रही है वो। बेटे, अगर हमने इस बेइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई ना, तो न जाने कितने और मासूम बच्चों की जान चली जाएगी। हमें कुछ करना होगा बेटा, मेरे बेटे को इंसाफ दिलाना होगा, लेकिन कैसे? काका, मेरे पास एक तरीका है।
जिससे हमारे सौरभ को इंसाफ मिल सकता है काका। कैसे बेटे? काका देखिए, अगर पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है ना, तो हम आम जनता के पास जाएंगे और उनसे मदद की भीख मांगेंगे काका। लेकिन वो कैसे होगा बेटी? हम सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि हमारे सौरभ के साथ क्या हुआ था। मोबाइल SMS के जरिए और मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने साथ लेकर उनकी मदद से मुझे ऐसा लगता है काका कि सिस्टम प्रेशर में आ जाएगा और हमारा साथ देगा काका, और हमारे सौरभ को इंसाफ मिलेगा काका। हमारे सौरभ को इंसाफ मिलेगा। सच बेटे? हाँ काका। काका ये देखिए, ये देखिए काका, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सौरभ को इंसाफ मिलेगा काका। इस घटना के बाद तो सौरभ के घर वाले और रिश्तेदारों में गुस्सा पूरी तरह से उमड़ के आया। उन्हें साथ दिया पूरी जनता ने। सब ने अपने अपने तरीके से अपनी नाराजगी अलग अलग माध्यम से जताई। एक ऐसा नजारा देखने को मिला जैसे कि सौरभ पूरे देश का बेटा था। लोगों के इस बदलते दबाव को देखकर सरकार की आंखें भी जल्दी खुली। हालांकि सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन इस केस की छानबीन करने के लिए एक नए ऑफिसर ACP अर्जुन सिंह को अपॉइंट किया गया। मुझे सौरभ मर्डर केस की हर मिनट की इंफॉर्मेशन चाहिए। सर 1-2 रोज में मिल जाएगी। 1-2 रोज नहीं, अभी 10 मिनट के अंदर सारी फाइल्स मेरे टेबल पर चाहिए, वरना तो मैं डिसमिस कर दूंगा, समझे? जी साहब। और यादव, फिरौती वाले जो भी क्रिमिनल्स पिछले 5 सालों में हमने पकड़े, उन सब का मुझे डिटेल रिकॉर्ड चाहिए आज रात तक। मोबाइल टावर से जो लोकेशन मिला है, उस गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, घर घर की तलाशी लो। उस गांव के आसपास जो भी फिरौती वाले एक्टिव गैंग्स हैं, उन सब तक ये खबर पहुंचा दो कि चुपचाप आकर हमको सब कुछ बता दो, वरना एक एक का एनकाउंटर कर देंगे। विनोद मिश्रा जी, आपकी गलती की वजह से एक आदमी की जान चली गई, आपको हम सस्पेंड क्यों ना करें? कोई वजह बताइए। गलती होगी सरकार, एक मौका दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे मालिक। आपको सस्पेंड किया जाता है। सर जी, जो भी कहना है इंक्वायरी कमेटी के सामने कहिए। सर एक खबर हाथ लगी है। क्या है? सर एक छोटू नाम का गुंडा है जो फिरौती का धंधा करता है। उसके पास एक गैंग ने सौरव के सौदे की बात की थी सर। कौन थे वो लोग? चलो चल, बंद करो दरवाजा। बता जल्दी बता। क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा बैग है। रख रख। कुछ बात बनी क्या? नहीं यार, अब ये हमारे गले की हड्डी बन चुका है। पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही है इसको। वो तो हमारा नसीब अच्छा है कि हम अभी तक बचे हुए हैं। कैसे बचेंगे? बेच भी देते इसको, पर अब कौन खरीदेगा? मामला बहुत गर्म है। उस छोटू को फोन कर, 40,000 देने बोला था। वो भी मुकर गया, उसकी भी फटी पड़ी है। मेरी बात मान, इसको वापस छोड़ के आते हैं जहाँ से लाए थे। नहीं नहीं, बंदा पढ़ा लिखा लगता है। भाई हमें पहचान गया तो इसका किस्सा यही खत्म कर देते हैं और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी।
और एक झूठी कहानी। लेकिन अब की मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब तक इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो जाती, मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर उन लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए थे तो हमें फोन करते थे, हमसे पैसे मांगते। मैं पूछता हूँ गाड़ी किसकी थी जिसमें बैठाकर सौरभ को वो ले गए? मैं पूछता हूँ वो घर किसका था जिसमें सौरभ को अगवा करके रखा गया था? अगर ये दोनों पेशेवर किडनैपर्स हैं तो फिर पुलिस रिकॉर्ड्स में इनका नाम क्यों दर्ज नहीं है? अगर उनका नाम दर्ज होता तो शायद सौरभ बच सकता। और वो टीटी, क्या उसे सजा मिलेगी? उसने भी तो हमारे सौरभ की मदद नहीं की। और सबसे अहम बात, पुलिस कहते हैं कि इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। तो राम सिंह नामक वो क्रिमिनल का क्या, कौन था वो? उसने भी तो अपना जुर्म कबूल किया है। सौरभ के शरीर की जो हालत की गई थी, उससे इस मामले का संबंध कहीं किसी ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के साथ तो नहीं है। जब तक मेरे इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मेरी ये जंग जारी रही। आखिर क्या हो रहा है ये हमारे देश में? क्या सुरक्षित सफर कर पाना एक आम इंसान का हक नहीं? क्या ये पुलिस की, अथॉरिटीज की जिम्मेदारी नहीं? आज भी हमारे देश में कई ऐसे रेलवे रूट्स हैं जहां पर आम इंसान अपनी जान मुट्ठी में लेकर सफर करता है। आजादी के 60 साल के बाद भी क्या हम इतनी बेसिक सुविधा की उम्मीद भी नहीं रख सकते? मुश्किलों में घुटने टेकना तो आसान होता है, लेकिन हार मानकर क्या हम खुद अपनी नजर से नजर मिला पाते? नहीं। मिस्टर दास के सामने भी हार मानने का, चुपचाप बैठने का ये आसान रास्ता खुला था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं चुना क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, जिसे बिना किसी गलती के इतनी बेरहमी से उनसे छीन लिया गया। ये लड़ाई सिर्फ एक पिता की नहीं है, हर उस आदमी की है जो कई चंद लापरवाह अधिकारियों की वजह से पुलिस और में हर रोज अपना विश्वास खोता जाता है। हार जीत की बात तो बाद में, लेकिन कम से कम हमने अपनी पूरी कोशिश की, अपने घुटने नहीं टेके। ये बात हमें एक अलग ही विश्वास देकर जाती है। मिस्टर किशोर भाई दास आज भी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज एक आम इंसान की ताकत भी उनके साथ है। अब उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर सावधान इंडिया मिस्टर किशोर भाई दास के उस जज्बे को सलाम करता है।